Good morning, class. So we are continuing with the chapter that we have started in our previous video. तो वहाँ हमने पढ़ा सेल ऑफ गुड्स के डेफिनेशन को. बेसिकली सेल ऑफ गुड्स के डेफिनेशन में कुछ चीजों को एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ चीजों को इंक्लूड की जाती है और कुछ चीजों को एक्सक्लूड की जाती है. तो हमने देखा कि किन किन चीजों को इंक्लूड की जा रही है. इफ यू रिमेम्बर, मैं एक बार रिमाइंड कराती हूँ आप लोगों को. ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है. आई होप आप लोग सबके पास नोट्स होगा, आप अपने नोट्स निकालिए और एक बार रिवीजन कीजिए साथ साथ. ग्रोइंग क्रॉप्स था, स्टैंडिंग टिम्बर थी, स्टैंडिंग टिम्बर फटाफट बोलिए. ग्रास, वेरी गुड. ओल्ड करेंसी, करेंसी नहीं थी, ओल्ड करेंसी. हाउएवर करेंसी या मनी इन एक्सचेंज, जिससे मनी या करेंसी को एक्सक्लूड की गई थी, है ना. तो ओल्ड करेंसी को इंक्लूड की गई थी. नेक्स्ट क्या था, स्टॉक जो थी, स्टॉक है ना, स्टॉक. दूसरी शेयर, शेयर में क्या था, कौन सी वाली शेयर, जो अलॉटेड है, जो अलॉटेड है. अप्लाइड वाला शेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, वही शेयर्स को इंक्लूड करेंगे गुड्स के डेफिनेशन में जो अलॉटेड है. ओके. एंड उसके बाद था गुडविल, ट्रेडमार्क, है ना, पेटेंट वगैरह, है ना. ओके. तो आई सेड कि आपको इन चीजों को अच्छे से रिमेम्बर करनी है, याद करनी है ना. ओके. एक्सक्लूजन में सिर्फ 3 आइटम थे, जिसमें एक था मनी, दूसरा था एक्शनेबल क्लेम, मैंने बताया था जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक और क्या था, एक थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मूव नहीं हो सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना. ओके. आप अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल्स में फिट करके देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल, जैसे मैंने लिफ्ट का एग्जाम्पल दिया, बिल्डिंग के एग्जाम्पल्स दिए. तो ये सारी चीजों को हमने हमारा पहला जो टॉपिक था ये था. ओके. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. क्लासिफिकेशन में गुड्स को बेसिकली 3 हेड्स में क्लासीफाई की गई थी. फटाफट से एक रिविजन ले लीजिए ताकि ब्रश अप हो जाए. गुड्स को 3 हेड में क्लासीफाई की गई थी. चलिए ऐसे ही कर लीजिए फटाफट, है ना. 3 हेड्स में क्लासीफाई की गई थी. द फर्स्ट वन वाज एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग मतलब जो गुड्स मौजूद है. नेक्स्ट वाज फ्यूचर गुड्स. उसके बाद क्या थी, कंटीजेंट. कंटीजेंट जिसके होने या नहीं होने की संभावना है, मतलब मे और मे नॉट बी, है ना. ये वाला केस था, है ना. ये वाला गुड्स फ्यूचर में मिलेगा, ये वाला गुड्स रेडिली अवेलेबल है. इसको फिर से 3 हेड में क्लासीफाई की गई थी, जिसमें था जिसमें एक असर्टेन. असर्टेन मतलब आपके लिए बल्क से अलग कर दी गई है. जब शुगर की पैकेट, एक 1 kg वाली पैकेट आपके लिए बनाई गई थी, तो वो आपके लिए अलग कर दी गई थी. बल्कि जब वो पूरी बैग में थी, बोरी में थी, 50 kg वाली बोरी में थी शुगर, तो वो अनअसर्टेन थी, मतलब आपके लिए स्पेसिफिकली अलग नहीं की गई है ना. तीसरा टाइप का गुड था स्पेसिफिक, जिसमें यू नीड द स्पेसिफिक क्वालिटी, सेम टू सेम, वही वाली क्वालिटी चाहिए आपको, है ना. So this was all what we have studied in our previous video. Okay, now let's begin today's class. Okay. आज की क्लास में हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे. इस चैप्टर को हमने जैसे कहा है कि मैं इस चैप्टर को लगभग 7 to 8 टॉपिक्स में कंप्लीट कराऊंगी. सो मूविंग टू टुडेज टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 3. आज के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जैसे कि आपने ये क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहां आप लोगों को पढ़नी है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आई होप सारे लोग साथ साथ के नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला नोट्स आप लोग बनाइए एंड आफ्टर दैट रीड योर स्टडी मटेरियल. वहां कोई प्रॉब्लम आए किसी प्रोविजन में, किसी एग्जाम्पल को समझने में, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड इधर आपके लिए सेपरेटली फिर से वीडियो बनाई जाएगी या फिर उसको कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेनेशन दी जाएगी. ओके. सो बेसिकली मैं बता रही थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखिए सेल में 2 चीजें आती है. एक होता है SALE और दूसरी होती है अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल, सेल, और ये इसकी स्पेलिंग होती है SELL. प्लीज गौर कीजिएगा, एक है SALE, सेकेंड वन इज SELL.
SELL, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? और जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं ना, तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। SELE का मतलब है जो हो चुका है, बिक चुका है, बिक चुका है, मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं एग्जीक्यूटेड। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये कॉन्ट्रैक्ट सॉरी क्या बोल रही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पढ़ाया कि एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी क्या होता है ना। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है पास्ट टेंस, ईडी, आप समझ सकते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या है? जो हो चुका है, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन है ना। ओके, और अग्रीमेंट टू सेल ना है, अग्रीमेंट टू सेल के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी का मतलब है येट टू बी डन, येट टू बी डन, येट टू बी डन का मतलब क्या हुआ? मतलब ऑर्डर दी हुई है, अभी वो काम हुआ नहीं है, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड बट वो अभी पूरी, मतलब ऑर्डर से वो आई नहीं है ना। ऑर्डर प्लेस हुई है बट वो मटेरियल अभी मिला नहीं है ना, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुई है। अच्छा, ये अब आप इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि किस वाले केस में बोलेंगे कि ये SELE है और किस वाले केस में कहेंगे कि ये SELL है। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर केस बनता है कौन से वाले? एग्जिस्टिंग गुड वाले। अगर एग्जिस्टिंग गुड्स का केस रहेगा तो उसमें हमेशा SALE होगा। हावेवर अगर SELL वाले के बारे में सोचिए तो ये बेशक हमेशा फ्यूचर गुड्स रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर गुड्स में आप लोगों को याद है, आप सोफा के, आप बेड के ऑर्डर देकर आते हो, आप ज्वेलरीज के ऑर्डर और देकर आते हो, डिजाइन पसंद करके आते हो। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि आप लोग के डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर प्लेस कर लिया जाता है और बाद में उसकी डिलीवरी दी जाती है। तो SALE is used for executed goods और existing goods। SELL एग्जीक्यूटरी के लिए यूज होता है और बेसिकली यहाँ फ्यूचर गुड्स आते हैं। आई होप इतना क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी मैंने बेसिक पॉइंट स्टार्ट नहीं किए, अभी मैं सिर्फ समझा रही थी कि जो मैंने यहाँ हेडिंग डाला है कि यू हैव टू रीड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ दीज टर्म्स SALE एंड SELL। SALE इज नोन एज एग्जीक्यूटेड, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए, और SELL इज एग्जीक्यूटरी जो कि फ्यूचर गुड्स के लिए है। आई होप इतना क्लियर है। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, मैं इसको रब करती हूँ। आई होप एवरीवन हैज टेकन नोट ऑफ दिस। ओके, तो अब मैं अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर रही हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट वर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे? ओके, बताइए क्या थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या थे? चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, essential elements of a valid contract। चलिए एक बार बताइए, या फिर भूल बैठे हैं आप लोग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, इसको आप लोग कैसे भूल सकते हैं? क्या थी? ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना? याद आ रहा है कुछ? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? रिटन या ओरल हो सकता है ना? याद आ रही है? ओके, टू पार्टीज होने चाहिए, है ना? ऑफर एक्सेप्टर, एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए, टू पार्टीज होने चाहिए बेसिकली। और बताइए क्या था? और फ्री कंसेंट होना चाहिए। वेरी गुड, फ्री कंसेंट मतलब याद है, कोई कोअर्जन, किसी तरह का प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। और लॉफुल होना चाहिए। वेरी गुड, आई होप अब आप लोगों को सारा कुछ याद है। ठीक है, जो जो अभी और भी पॉइंट्स है कुछ कुछ इंक्लूड कर लीजिए। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पहला एलिमेंट जो है वो है कि कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो तो होने ही चाहिए। तो व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? आपका फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहता है कि इसके भी एसेंशियल एलिमेंट्स है कि इसके भी दो पार्टीज होने चाहिए। अच्छा बताइएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टी कौन कौन होंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टी होगा, एक जो उस गुड को खरीदेगा,
जिसको बायर कहते हैं, और एक जो उस गुड को सेल करेगा जिसको अपने लोग सेलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, जब भी सेल किया जाए तो वहां पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप शुगर लेने जाते हो तो शुगर आपको मिल जानी चाहिए, मतलब वहां जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलनी चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। अगर आपको मैं बताती हूँ, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ। हाँ, चलिए मुझे एक वर्ड का मतलब बताइए। POSSESSION, possession. Possession. So what is the meaning of this word? मुझे बताइए। I want to know the meaning of this word. What is the meaning of this word? Possession का मतलब क्या होता है? Use your dictionary. नहीं पता है कोई बात नहीं, किसको पता है? डिक्शनरी यूज कीजिए और बताइए। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है ना कि वो सामान आपके पास है तो, बट हावेवर ओनरशिप आपके पास नहीं है। अच्छा, ऐसा भी केस होता है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें गुड्स आपके पास रहती है बट पोजेशन आपके पास नहीं रहती है? ऐसा बहुत बार होता है। मानिए आप अपने फ्रेंड का बाइक लेकर आए हो, है ना, कहीं आपको जाना है तो आप अपने फ्रेंड का बाइक लेकर आते हो, तो बाइक तो आपके पास है, उसकी पोजीशन मतलब फिजिकली दैट इज अवेलेबल टू यू, फिजिकली वो आपके पास है, फिजिकली वो आपके पास है, बट उसकी ओनरशिप, आप उसके ओनर नहीं हो। इस चीज को कहते हैं पोजेशन। अच्छा, यहां पर मैं पोजेशन क्यों समझा रही हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कही गई है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब पोजेशन नहीं है। डोंट मिस इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी विथ पोजेशन। प्रॉपर्टी का मतलब पोजेशन ना समझे, बल्कि प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप समझा जाए, ओनरशिप समझा जाए। प्लीज, एम आई क्लियर? मैं अभी क्या बता रही हूँ आप लोगों की, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अपने लोग पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया कि सारे वो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो अपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो थे वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये दो पार्टीज होते हैं, एक का नाम बायर होता है, दूसरे का नाम सेलर होता है। तीसरा पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। यहाँ किस चीज को ट्रांसफर करेंगे? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉपर्टी मतलब पोजेशन नहीं, पोजेशन नहीं, जस्ट फिजिकली अवेलेबल होना गुड्स का आपके पास इज नॉट द, डज नॉट मीन दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट गुड। अगर सिर्फ फिजिकली गुड आपके पास प्रेजेंट है, जैसे कि फ्रेंड से आपने बाइक मांगा एक दिन के लिए, तो वो फिजिकली आपके पास है बट आप उसके ओनर नहीं हो। अगर आप रेंट में रहते हो कहीं पर, तो आप फिजिकली घर आपके पास रहता है बट आप उसके ओनर नहीं होते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो एसेंशियल एलिमेंट है उसमें एलिमेंट ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब बात किस चीज का होगा? ओनरशिप का होगा। जब भी प्रॉपर्टी बोला जाएगा, डोंट मिस इंटरप्रेट द वर्ड प्रॉपर्टी विथ पोजेशन। प्रॉपर्टी को पोजेशन से मिस इंटरप्रेट नहीं करना। ओके, फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट। आप लोग साथ साथ के लर्न करते जाइए, जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं साथ साथ लर्न करते जाइए और साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें एक ही टॉपिक पर होगी, गुड्स के ऊपर, है ना। ये सारी बातें गुड्स के ऊपर करेगा। ओके, फिफ्थ, प्राइस। यहाँ पे जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए? कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। हावेवर यहाँ पर अपने लोग पढ़ रहे प्राइस। जो भी गुड्स को आप ले या दे रहे हैं उसमें कुछ प्राइस होना चाहिए। प्राइस कहने का मतलब सारे गुड्स के प्राइस होते हैं नहीं। अगर आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा है बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता था ना कि यू एक्सचेंज गुड्स, आप लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब एक गुड्स लेते थे और दूसरी गुड देते थे। तो ऐसे वाले को अपने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यहाँ सिर्फ इंक्लूड की जाएगी प्राइस के लिए, जिसके दाम होगी, कीमत होगी। बार्टर सिस्टम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, आई होप 5 पॉइंट्स हो गया ना। हाँ, तो बस यही आपको 5 पॉइंट्स पढ़ने थे, तो दिस इज वेरी इजी, बट
but this is an important question and repeated question asked in your examination. तो आप सोचेंगे कि मैम आप इतने सारे क्वेश्चंस बोल रहे हो कि सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बच्चे, सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द सेंस ये अकेला क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो नहीं आएगा, इसके साथ और भी क्वेश्चंस इंक्लूड होके 10 मार्क्स के बनकर आएंगे। तो ये विल बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, ठीक है। माइट बी ये 3 मार्क्स के लिए रहे, 5 मार्क्स के लिए रहे ना। तो इस तरह से तो हमने जो पढ़ा है आप एक बार देख लेंगे। एक पहला हो गया पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला, दूसरा हो गया 2 पार्टीज होने चाहिए, तीसरे हो गए गुड्स होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं मूव करती हूँ अपने टॉपिक नंबर 4 पर। ओके, टॉपिक नंबर 4 में जो आप लोगों को पढ़ना, टॉपिक नंबर 4 में बेसिकली आपको मैं टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए आपको मटेरियल्स अगर मैं कवर करती हूँ तो वहां बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स है जो आप लोगों को पढ़ना है वो मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। ओके, हावेवर मैं जितने कवर कर रही हूँ वो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आपके लिए एनफ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेशक जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। ओके, यहाँ हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। वो डिफरेंस है सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस। अभी आपको बताया जाएगा, अभी मैंने मोटा मोटा सा आपको उधर बताया था कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है ना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दिस वन इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर काम हो चुका रहता है और यहाँ काम अभी पूरी नहीं हुई रहती है, जस्ट ऑर्डर दी गई रहती है, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप देखेंगे या फिर आप इसको एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि यहाँ अगर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात की गई है, आप सोच कर देखिएगा, अभी मैंने वर्ड पोजेशन आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात की गई है, क्या यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है या इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई है? हाँ, यहाँ प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि ये एग्जीक्यूटेड गुड्स है। जैसे ही आप शुगर मांगते हो आपको शुगर मिल जाता है, जैसे ही आपको शुगर मिलता है तो शुगर की पोजेशन साथ ही साथ में, पोजेशन मतलब आपको ईएस हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा ना। चलिए, जैसे ही आप शुगर डिमांड करते हो आपको शुगर हाथ में 1 बैग ऑफ शुगर दे दी जाती है, तो आपके पास वो फिजिकली भी अवेलेबल हो गया, साथ ही साथ आप उसके ओनर भी बन जाते हैं। अब वो शुगर को यूज करने का किसका राइट हो जाता है? आपका राइट हो जाता है। मतलब यहाँ पर इस केस में, सेल वाले केस में, एज सुन एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस ओनरशिप अपने आप आ जाती है। हावेवर ये वाला केस जरा सोचिएगा, ये वाला केस जरा सोचिएगा और मुझे बताइएगा, क्या आप जैसे सोफा ऑर्डर करते हो, क्या वो सोफा आपको मिल जाती है? क्या वो सोफा आपको मिल जाती है या फिर आप उस सोफे पर हक जमा सकते हैं जब तक वो सोफा आपको नहीं ट्रांसफर हो जाए? मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं मिलती है ना। यहाँ पर ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होती है ना। जैसे कि, है ना, सोफा वाला केस सही है। फिर और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि जैसे आप अगर कुछ ऑर्डर करते हो कि मुझे शाम तक ये चाहिए और जब तक, है ना, आप जैसे बोलते हो कि मुझे शाम तक आप शॉप में जाकर बोल रहे हो कि मुझे शाम को 2 बैग्स ऑफ राइस चाहिए, ठीक है। शाम को मैं ऑफिस से लौटते वक्त 2 बैग्स ऑफ राइस आपके पास से ले जाऊंगा, ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस कर दी, हावेवर आप इसके ओनर नहीं बने हैं। आप इसके ओनर नहीं बने, क्यों नहीं बने? क्योंकि ये आपको अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर दोपहर में, जब शाम में आप इसको 5 PM में लेने आने वाले थे और 2 PM में 2 PM में ये राइस जो था शॉपकीपर के पास था, 2 PM में ये राइस किसके पास है? शॉपकीपर के पास है ना। शॉपकीपर के पास है क्योंकि आप तो इसको शाम में ले जाने वाले हो, है ना। 2 PM में क्या हुआ, ये राइस की बोरी को चूहे ने काट दिया, ठीक है। चूहे ने काट दिया, ये किसी तरह से ये डिस्ट्रॉयड हो गया, बेसिकली ये डिस्ट्रॉयड हो गया।
अगर ऐसा होता है, अगर ये राइस जो आपने ऑर्डर की थी बट आप ले नहीं गए थे और ये डिस्ट्रॉयड हो गई, तो ये किसकी गलती है? इसका नुकसान कौन भुगतेगा? आप समझ पा रहे हैं या मैं फिर से समझाऊं? ओके, देखिए फिर से समझिए, लीजिए। मैं यहाँ बता रही हूँ कि अग्रीमेंट टू सेल में होता क्या है ना, कि आपको वो गुड्स मिली नहीं रहती। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप ऑफिस सुबह जा रहे थे 9 बजे, आपने बोला भैया, शॉपकीपर भैया को, भैया मुझे, मैं शाम में आऊंगा तो मुझे 2 kg, 2 बैग ऑफ राइस चाहिए, 2 बोरी राइस की चाहिए, ठीक है? वो आप कितने बजे लेंगे? 5 बजे। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने अभी लिया नहीं है। अब जब तक आपके पास गुड्स नहीं है तब तक आप उसके मालिक नहीं है, जब तक आपके पास राइस की बोरी नहीं है आप उसके मालिक नहीं है, तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं हुई है। अभी तक इस चावल का मालिक कौन है? शॉपकीपर है। अभी तक इस राइस का मालिक कौन है? शॉपकीपर है। ओके, 2 बजे दोपहर में क्या होती है कि वो राइस किसी भी तरह से बाय एनी वे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शॉपकीपर आपको क्लेम करे कि आप अगर सुबह लेते जाते तो शायद ये डिस्ट्रॉय नहीं होता? आप इसको नहीं ले गए, अब आपको आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, आप मुझे पैसे दो। क्या शॉपकीपर आपको ऐसा कह सकता है? नहीं, शॉपकीपर आपको ऐसा नहीं कह सकता है। हावेवर, इस वाले केस में जब शॉपकीपर आपको वो शुगर का बैग जब दे दी, शुगर की बैग जब आपको मिल गई और आप रास्ते में जा रहे थे, अभी आप शॉप से सिर्फ ½ किलोमीटर ही आगे बढ़े थे और ये बैग फट गई है ना, फटकर पूरी शुगर जो है वो नीचे गिर गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई शुगर, है ना, खत्म हो गई, गिर गई नीचे, पूरा बेकार हो गई। तो क्या आप शॉपकीपर के पास जाकर बोल सकते हो कि नहीं, मैं तो घर ले गया नहीं, आप मुझे ये शुगर वापस करो? क्या आप कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर क्या था? यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। अच्छा, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ओनरशिप के साथ क्या जुड़ा है? ओनरशिप के साथ रिस्क जुड़ी है। ओनरशिप के साथ रिस्क जुड़ी है। जैसे ही आप गुड्स के ओनर बनते हो, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो नुकसान ओनर को भुगतना पड़ता है। यहाँ भी देखिए सेम केस, यहाँ ओनर कौन था? शॉपकीपर था, इसीलिए रिस्क किसके पास थी? शॉपकीपर के पास थी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि ओनरशिप के साथ रिस्क जुड़ी हुई है। सेल वाले केस में अभी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ गुड्स, इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ ओनर, इसका मतलब बायर को बेयर करना पड़ा। हावेवर सेल वाले SELL वाले केस में ओनरशिप चूंकि ट्रांसफर नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक इसका नुकसान कौन भुगतेगा? सेलर भुगतेगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में फिर से समझाऊंगी। अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब बताइए थर्ड पॉइंट क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को तो समझ गए हैं। अब बताइए थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ लिख कर नहीं आएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे, ओनरशिप वाला है ना, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नीचे एक्सप्लेनेशन जाएगा। ओके, अब बताइए यहाँ लिख सकते हैं कि रिस्क किसके साथ है? रिस्क ऑफ लॉस किसके पास रहता है? रिस्क ऑफ लॉस बायर के पास रहता है, क्योंकि वो बन जाता है ओनर, है ना, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए ओनर बन जाता है बायर। और यहाँ रिस्क ऑफ लॉस किसको होगी? थर्ड पॉइंट बताइए। रिस्क ऑफ लॉस सेलर को, क्योंकि सेलर ने अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की थी, है ना, सेलर। फोर्थ पॉइंट बताइए, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? याद कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यहाँ किस तरह के गुड्स आएंगे? यहाँ असर्टेन गुड्स आएंगे, जो कि बल्क से आपके लिए अलग कर दिया गया है, जो कि बल्क से आपके लिए वो शुगर अलग कर दी गई थी, असर्टेन गुड्स। अच्छा, यहाँ किस तरह की गुड है? यहाँ वो गुड है जो अभी तक अलग नहीं की गई है आपके नाम पर, है ना, तो ये हो जाएगा अनअसर्टेन गुड्स, है ना, अनअसर्टेन, जो कि अभी तक बल्क में है, अनअसर्टेन, है ना, अनअसर्टेन गुड्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एक मैं टर्म बता रही हूं, लैटिन वर्ड है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, लैटिन वर्ड है, जस इन रेम, जस इन रेम, REM, जस्ट इन रेम। इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड,
राइट, लिख लीजिए फिर मैं बता रही हूँ मीनिंग। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। चलिए इसको हटाते हैं। होल वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है बता रही हूँ। चलिए यहाँ भी लिख लीजिए, इसमें क्या है, ये जस्ट इन परसोना होता है, जस्ट JUS है ना, ये जे है, जे, डोंट कंफ्यूज विद एनीथिंग एल्स। जस्ट इन परसोना, PERSONAM, परसोनम, जस्ट इन परसोनम। इसका मतलब होता है, ये हो गया आपका राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये होता है राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन। अब मैं समझाती हूँ, ठीक है। चलिए पेज चेंज करना है, हाँ। चलिए देखिए, सेल, SALE को आप लिखेंगे जस्ट इन रेम, मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर वो शुगर जो आप लिए थे, वो शुगर की पैकेट जो आपके पास थी 1 kg वाली, इसको आप लेकर घर जा रहे हैं, तो आप इस शुगर को कुछ भी कर सकते हैं। आप उसकी चाय बना सकते हैं, आप उसके जूस बना सकते हो, आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। No one in the world has right to restrict you. No one has right to restrict you. कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किसका है, ये शुगर किसकी है, ये आपकी है। However, ये जब सोफा मिलकर आपको नहीं आई है, तो इस सोफे के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दुकानदार के अगेंस्ट राइट है। अगर अगर इसको मतलब किसी भी तरह से आपको अमेंड करवाना है या कुछ चेंज कराना है, तो किसके अगेंस्ट राइट है, या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होती है तो किसके अगेंस्ट राइट है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जिसके अगेंस्ट आपने लिया है तो उसके अगेंस्ट है। तो वही इसको लैटिन वर्ड बोलते हैं जस्ट इन रेम, जस्ट इन रेम, ठीक कर लीजिए, इन है ना, जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और जस्ट इन पर्सोना राइट अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन। जस्ट इन पर्सोना राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। ओके, लर्न कर लेना है ना। और मैं और पॉइंट्स डाल सकते हैं, डालने का तो और भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट लिख लिया जाए। एक बात बताइए मेरे को, ये वाले केस में, ऐसे एली वाले केस में, क्या सेलर चाहे तो इस गुड्स को रीसेल कर सकता है? क्या सेलर चाहे तो आपका वो वाला शुगर जो है उसको रीसेल कर सकता है? रीसेल मतलब दूसरे को सेल कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सेल कर दिया हुआ है। हावेवर इस वाले केस में मुझे जरा बताइएगा, SEL वाली केस में क्या सेलर यहाँ पर, अगर आपने आपने ऑर्डर दिया था सोफे का और आप ऑर्डर टाइम पर लेने नहीं आते हो, तो क्या यहाँ बाय सेलर इसको रीसेल कर सकता है, इस गुड्स को जो आप लेने नहीं आए, या फिर वो आपका इंतजार करता रहेगा? वो एक टाइम तक आपका इंतजार करेगा, जब तक उसने एक रीजनेबल टाइम जो भी आपको टाइम दे रखा था वहां तक वेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसको रीसेल कर देगा। तो यहाँ पर राइट ऑफ रीसेल अवेलेबल है। सेलर कैन रीसेल, सेलर रीसेल कर सकता है। हावेवर यहाँ पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता है। नो, सेलर कैन नॉट रीसेल, है ना, समझ में आ रहा है? कैन नॉट रीसेल, क्योंकि वो गुड्स तो ऑलरेडी सेल हो गई है। अगर आप 1 kg ऑफ शुगर लेते हो और मान लो, ऐसा भी मान लो कि आप पैसे दे रहे हो और बोलते हो कि शुगर रखो भैया, मैं उधर से आकर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आप बोलते हो कि इसको रखो, पैसे मैं दे रहा हूँ, मैं इसको आकर ले जाता हूँ। तो क्या जो आप पैसे देकर जा रहे हो और अभी भी मान लीजिए शुगर का पोजेशन, पोजेशन मतलब अब तो ओनर नहीं रहा वो शॉपकीपर,
क्योंकि उसको पैसे मिल चुके हैं। अगर पैसे मिल गए और वो ओनर नहीं रहा, लेकिन उसके पास शुगर का पोजीशन मतलब फिजिकली शुगर अभी भी उसके पास अवेलेबल है, तो क्या इस शुगर को वो रीसेल कर सकता है? नहीं, वो इस शुगर को रीसेल अभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हाउएवर ये वाले केस में अगर आप टाइम पर नहीं आते हो, विद इन रीजनेबल टाइम आप नहीं आते हो रिसीव करने, तो यहाँ पर सेलर कैन रीसेल, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ। 6 पॉइंट्स इज इनफ फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम, और पॉइंट्स भी काफी छोटे छोटे और समझाए हुए हैं, सो यू कैन राइट। ओके, तो पहला पॉइंट एग्जीक्यूटेड आया था, मतलब पास्ट टेंस, एग्जीक्यूटरी फ्यूचर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई रहती है। चूंकि यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो लॉस भी चला जाता है बायर के पास, यहाँ नहीं हुई रहती है तो लॉस अभी भी सेलर के पास रहता है, राइट ऑफ रिस्क ऑफ लॉस सेलर के पास रहती है। यहाँ हमेशा सर्टेन गुड्स के बारे में बात की जाती है, सेली वाले SELL वाले में अनसर्टेन के बारे में बात की जाती है। यहाँ जो लैटिन टर्म यूज करते हैं जस्ट इन रैम, यहाँ जस्ट इन पर्सोना, जस्ट इन रैम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एंड जस्ट इन पर्सोना मीन्स राइट अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन। फिर 6 पॉइंट अपना आता है कि राइट ऑफ रीसेल, यहाँ रीसेल का राइट नहीं रहता है दोनों केस में, या तो उसके पास शुगर रहे, शुगर नहीं रहे तब तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर शुगर का पोजीशन है और ओनरशिप खत्म हो गया है तो भी वो रीसेल नहीं कर सकता है। हाउएवर SELL वाले केस में अगर आप रीजनेबल टाइम में अपना ऑर्डर लेने नहीं आते हो तो सेलर हैज द राइट टू रीसेल दैट गुड। ओके, तो अभी तक अपना कितना पॉइंट्स, कितने टॉपिक्स हो गए? 4 टॉपिक्स हो गए, जिसमें कि हमने पढ़ा डेफिनेशन, फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ गुड्स पढ़ा, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, थर्ड वन हमने पढ़ा कि एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा। ओके, फोर्थ क्या पढ़ा हमने? फोर्थ पढ़ा डिफरेंस। ओके, तो 4 टॉपिक हो गए हैं, और मुश्किल से 4 टॉपिक बचे होंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। टिल देन वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने SOL फ्रेंड्स जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के स्पेसिफिक कुछ आपको क्वेश्चंस या कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ सजेशन देना हो, you can write in the comment box. It's always welcome, and stay safe in your home. Keep learning, keep smiling. We'll meet in our next video. Till then, take care. Goodbye.